हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम बेसल नॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3 मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है, एकदम बेसिक से लेके एंड एडवांस लेवल तक मैंने ये कवर किया है। तो ये बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो जाने दो, यानी कि असिस्टेंट मेंस लेवल का जनरल अवेयरनेस हो या फिर आरबीआई ग्रेड बी का पेपर हो, या अभी जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर आया है बैंक ऑफ इंडिया का या पंजाब नेशनल बैंक का, और ये जो CIB है, JIB है, उसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो आप देखिए, और आपको जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं हूँ सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने RBI के इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में 3 साल काम किया है, तो मैंने ये एक्चुअल बैंक में जाके इंस्पेक्शन किया हुआ है एंड आई हैव कैलकुलेटेड ऑल दिस थिंग्स। मुझे यानी कि इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जितना मैंने सीखा, मुझसे जितना पॉसिबल है उतना मैं बता दिया हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए, और जो जो डाउट है आपके, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलो, अभी ये बेसल जो है, सबसे पहले हमें ये देखो क्या होता है। कोई भी आप पढ़ाई करेंगे ना, तो आपको एक एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि ये बेसल क्या है, फिर ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, पूरे वर्ल्ड में ये कौन बनाता है, इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में कौन करेगा। तो ये अगर आप खुद भी जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। तो सबसे पहले देखो, हम देखते हैं कि ये बेसल, ठीक है। तो ये बेसल क्या है? अगर कोई आपको पूछेगा कि बेसल नॉर्म, यानी कि ये बेसल जो है वो क्या है, ये एक सिटी है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। एक स्विट्जरलैंड में सिटी है। यहाँ के देखो, अगर देखेंगे आप तो जर्मनी के काफ़ी बाजू में है ये। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, उससे ये रिलेटेड है। तो आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको कोई पूछता है बेसल क्या है, तो आपको बताना है कि ये बेसल जो है ये एक प्लेस है, एक सिटी है स्विट्जरलैंड की, ठीक है। तो चलिए, अभी वाई बेसल, बेसल ही क्यों? क्योंकि द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, हम जिसको BIS बोलते हैं, और इसी का लोगो मैंने फ्रंट पेज पे यानी फ्रंट स्लाइड पे आपने देखा होगा, इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय सेंट्रल बैंक्स, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड की जितनी सेंट्रल बैंक्स है इंपॉर्टेंट, वो ये BIS इंस्टीट्यूशन ओन करता है। दैट फोस्टर्स इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन एंड सर्व्स एज अ बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स, यानी कि जितनी सारी सेंट्रल बैंक से उसकी सेंट्रल बैंक आप इसको कह सकते हो। तो यह है BIS का हेडक्वार्टर। देखिए कितना, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव बिल्डिंग है। अगर आपको कहीं चांस मिले वहाँ जाने का तो आप जा सकते हो। मैं एक्चुअली जब स्विट्ज़रलैंड गया था तो उसके बाजू से गया था एक्चुअली। ये बेसल सिटी में मैं नहीं गया था, तो आई थिंक 2018 के आसपास में गया था ये। तो BIS वॉज एस्टैब्लिश इन 1930 बाय द इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये जो सारी कंट्रीज है उन्होंने मिला के ये बनाया था। एंड इसके पीछे थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर जो 1 है उसकी भी हिस्ट्री है। तो वर्ल्ड वॉर में जो 1 हुआ था उसमें जो जर्मनी को कुछ पे करना था, उस रिलेटेड ये बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो ये सारे उसके मेंबर्स है। तो देखो, कभी कभी क्या होता है ना, ये मान लो फॉर एग्जांपल हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली 2 ऑर्गेनाइजेशन है, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन प्रूडेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। तो इंडिया का जो है हमारा ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सॉरी। अदरवाइज कुछ कुछ कंट्रीज में एक से ज़्यादा भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। जैसे देखो कि US की ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है कि जो डायरेक्टली RBI जैसा काम करती है। तो इसीलिए ये जो कंट्रीज़ है यहाँ पे लिखे हुए हैं, और राइट साइड में जो है वो एक्चुअल कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर से वो लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये बैंक तो काफ़ी पहले इस्टेब्लिश हुआ था 1930 में, लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ आप देखेंगे तो ये एक हस्टैड बैंक करके ये है, ठीक है। ये एक जर्मनी में कलोन करके सिटी है, इसको कलोन कहते हैं जर्मन में। तो ये बैंक का फेलियर हुआ था, तो हस्टैड रिस्क, ये इसके नाम से एक रिस्क भी है, उसको कहते हैं हस्टैड रिस्क, उसको या सेटलमेंट रिस्क भी कहते हैं, ठीक है। इज द रिस्क एसोसिएटेड विद द सेटलमेंट ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ड्यू टू डिफरेंसेस इन टाइम जोन। तो ये बैंक कोलैप्स हुआ था जो बेसल नॉर्म 1 यानी कि उसके पहले, यानी कि इसी इंसिडेंट्स की वजह से बेसल 1 का फिर गवर्नमेंट ने, ये इंटर गवर्नमेंट जो बॉडी है, उन्होंने सोचा था कि हमें एक कुछ इस टाइप का एक नॉर्म या एकॉर्ड लाना चाहिए जिसकी वजह से फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर BCBS, ये हम कहते हैं ना, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है।
द फेल्यूर ऑफ हर्स्टेड बैंक लेड टू द क्रिएशन ऑफ BCBS 1974 में अ कमिटी कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। ठीक है, ये दो अलग अलग क्यों लिखे? इंडिया में एक ही है लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ में एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। टू हेल्प फाइंड वेज टू अवॉइड सच रिस्क इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ऐसे रिस्क फिर ना हुए, इसीलिए फिर उन्होंने एक बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसको BCBS भी कहते हैं। कभी कभी कुछ एग्जाम में, यानी कि जो इजी एग्जाम है उसमें इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो ये हुआ बेसल वन। देखो, कोई भी अगर मेजर चेंज आता है पॉलिसी में ना, तो उसके पीछे कुछ इवेंट होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अभी एक सीरीज जो स्कैम 1992 काफ़ी फेमस हुआ, उसके बाद ही सेबी को रेगुलेटरी स्टेटस मिला है। ठीक है, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है सेबी को। तो इसीलिए अभी ये जो निक नेल्सन है, ठीक है, निक लेसन जो है, ये एक सिंगल पर्सन ने क्या कहा, बियरिंग बैंक्स को डुबा दिया था। और ये बियरिंग बैंक था, ये यूके का काफ़ी पुराना बैंक था और ये क्वीन एलिजाबेथ का पर्सनल बैंक था। देखो मतलब एक आदमी का पावर कितना हो सकता है। ठीक है, तो इन February 1995 वन मैन सिंगल हैंडेडली बैंकरप्टेड द बैंक। बियरिंग बैंक वन ब्रिटेन्स ओल्डेस्ट मर्चेंट बैंक था ये। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो बेसल वन हुआ था उसमें फिर ये 1996 में मार्केट रिस्क इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जो इनिशियली था बेसल में, अगर आप देखेंगे 88 में, वो सिर्फ क्रेडिट रिस्क था। लेकिन ये ऐसा हुआ कि उनको पहले आइडिया ना था कि ऐसे हो सकता है। ठीक है, आई थिंक ये कुछ ट्रेजरी ऑपरेशन था, उसकी वजह से ये बैंक डूब गया था। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि जो इंडिविजुअल बैंक्स के कंट्रोल में नहीं है, तो उसको कहेंगे मार्केट रिस्क। तो ये इवेंट हो जाने के बाद फिर बेसल वन में 1996 में मार्केट रिस्क का एक फैक्टर ऐड किया। देखो टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पे इसका फोटो आया था, उसने क्या क्या किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर बेसल थ्री जो था, ठीक है, उसके बाद फिर बेसल टू भी, बेसल टू में भी ऑपरेशनल रिस्क और ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी। अब बेसल थ्री क्यों हुआ? बेसल थ्री इसलिए हुआ कि 2008 में फाइनेंशियल रिस्क हुआ था। ये लेमन ब्रदर्स, आपने जो लोग उस टाइम पे मेरा उस टाइम जस्ट MBA ख़त्म हुआ था, तो ये न्यूज़ फोटो न्यूज़पेपर में आया था कि उन्होंने लेमन ब्रदर्स, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक US का, वो पूरा का पूरा बैंकरप्ट हो गया था। वो जो लोग थे उसका जो बोर्ड था, नेम प्लेट, वो वहाँ से निकाल रहे। तो ये फोटो काफ़ी फेमस हो चुका था। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसके बाद फिर बेसल थ्री का जन्म हुआ। तो ऐसे ही आगे अगर ज़्यादा ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक से, इन्होंने अगर प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो नहीं किए तो आगे जाके और बड़े स्कैम्स हो सकते हैं या फिर फेलियर हो सकते हैं या क्राइसिस हो सकता है। तो फिर बेसल फोर का भी कुछ लोग डिस्कशन करते हैं, लेकिन ऑफिशियली बेसल फोर ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। क्या है, उन्होंने बेसल थ्री में ही वो थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल क्या है, हमें कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका जो हिस्ट्री है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें फिर समझेगा कि ये इस टाइप के मेजर्स इन्होंने क्यों लिए हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो हमारी नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट थी, उन्होंने भी इससे रिलेटेड एक ग्रुप बनाया था, एक स्टडी ग्रुप बनाया था। द फर्स्ट नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट रिकमेंडेड इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट। इसको आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी कहते हैं या CRAR भी कहते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। ठीक है, अप्रैल 1992 में। तो ये है उस वो रिपोर्ट का फर्स्ट पेज, जहाँ पे उन्होंने लिखा है कैपिटल एडिक्वेसी अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर रिलेटेड मैटर्स। तो ये काफ़ी बड़ा रिपोर्ट है, मैंने थोड़ा उसमें से कुछ थोड़ा पढ़ के इसमें कुछ इंक्लूड किया हुआ है पॉइंट्स। तो ये है वो फर्स्ट रिपोर्ट। ठीक है, उसमें उस टाइम पे पहले जो आप देखते हो ना टाइपराइटर से टाइप किया हुआ रिपोर्ट है, ये काफ़ी बड़ा रिपोर्ट है। अगर किसी को इंटरेस्ट है उसमें तो आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये देखो ये सारा हम कर रहे हैं। तो आपको जो स्टूडेंट्स अभी बैंकिंग में जॉब नहीं कर रहे या जिनको ज़्यादा पता नहीं है बैंकिंग के बारे में, वो सारे स्टूडेंट्स को बैंक की बैलेंस शीट क्या होती है ये पता होनी चाहिए। देखो ये सारी लाइबिलिटीज़ होती है, ठीक है, ये सारी होती है एसेट्स। देखो एडवांसेस मतलब लोन्स, जो बैंक किसी को लोन देता है ना वो होता है बैंक का एसेट, क्योंकि वो बैंक की प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंड डिपॉजिट जो है वो लाइबिलिटीज़ है। कुछ लोगों को लगता है बैंक के पास पैसा आ गया तो एसेट है, ऐसा नहीं है। लाइबिलिटीज़ मतलब हमें वो वापस करनी है। तो देखो कैपिटल, अगर आप कोई भी बिजनेस देखेंगे ना तो आपको कैपिटल लाना होता है। कैपिटल यानी कि सिंपल चीज़ है, जैसे मान लो अगर आपको कुछ बिजनेस चालू करना है तो आप आपके घर से 2 लाख रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। जो इनिशियल आप अमाउंट डालेंगे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो उसको कहते हैं कैपिटल। ठीक है,
या उसको पूंजी भी कहते हैं, वो कैपिटल होता है। एंड देन फिर उसके बाद जब प्रॉफिट हो जाएगा तो ये रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये दोनों चीज़ों को हम कैपिटल कहते हैं, यानी कि ये है ओनर्स का पैसा। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर अगर आप लेते हैं तो देन इन दैट केस यू आर ओनिंग द ओनरशिप। ठीक है, वो कंपनी की ओनरशिप उतने प्रपोर्शन में आपको मिलेगी। जैसे मान लो आपके पास 1 लाख के शेयर है टीसीएस के, तो आप उतने जो शेयर अमाउंट है उस उतने के आप ओनर हो। ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं कैपिटल मार्केट कहेंगे आप, या फिर उसको शेयर मार्केट कहेंगे या इक्विटी मार्केट कहेंगे, ये सिमिलर टाइप के वर्ड्स है। तो ये है बैंक की बैलेंस शीट, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट बैलेंस शीट मैंने आपके लिए दिया हुआ है। तो ये है 892 करोड़, ये है कैपिटल, एंड ये है रिजर्व्स। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब जितना प्रॉफिट होता है वो उस रिजर्व में वो मतलब वहाँ पे अकाउंट में रखते हैं। वो अगर कुछ डिविडेंड देना है तो वहाँ से वो डिविडेंड देंगे, लेकिन वो अमाउंट जो है वो साइड में रखते हैं, यानी कि वो एक्चुअल जो ओनर है कंपनी के। अभी एसबीआई में क्या है, कुछ ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के पास है, कुछ ओनरशिप जो है वो पब्लिक के पास है जिन्होंने एसबीआई का शेयर लिया हुआ है। तो डिपॉजिट कितने करोड़ के है, बोरोइंग उन्होंने कितना किया। देखो बैंक भी बोरो करती है, ऐसा नहीं कि बैंक बोरो नहीं करती। ठीक है, ये एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है कुछ, जैसे इन्वेस्टमेंट अलग, जैसे मान लो रियल इस्टेट में भी होता है। एडवांसेस मेनली क्या होता है, एडवांसेस सबसे बड़ा अमाउंट होता है एसेट साइड में। तो आपको ये बैलेंस शीट समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है अमाउंट कैपिटल, उससे आपका लेंडिंग जो है पावर वो कैसे डिसाइड होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब ये देखो कैपिटल, इसको कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथोराइज मतलब लीगली एसबीआई कैन रेज मैक्सिमम दिस मच कैपिटल, कितना, 5,000 करोड़, उसको कहते हैं ऑथोराइज्ड। इसको कहते हैं इशूड, यानी कि इतने के शेयर इशू किए हैं। ठीक है, सब्सक्राइब यानी कि जितने इशू किए उसमें से लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो ये मिनिमम जो बैलेंस अमाउंट है वो कुछ मत मान लो जैसे कि कुछ लोग वापस कर लेते हैं, शेयर नहीं लेते, तो उसके वजह से वो जो अमाउंट में डिफरेंस है वो है। अदरवाइज 892 करोड़ इसका जो है, आप इसको इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल आप इसको कह सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो ये एडिशनल कैपिटल रेज कर सकते हैं, क्योंकि उसका मैक्सिमम लिमिट है 5,000 करोड़। उसको कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, मीन्स एसबीआई इज ऑथोराइज टू रेज दिस मच अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसका मीनिंग सिंपल। तो देखो इसमें क्या है, कैपिटल में ना अलग अलग टाइप के कैपिटल होते हैं, जैसे टियर 1 कैपिटल या टियर 2 कैपिटल। अभी देखते हैं हम क्या होता है वो एक्चुअली। टियर 1 कैपिटल कंसिस्ट मेनली शेयर कैपिटल एंड डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स। ठीक है, डिस्क्लोज मतलब वो जो रिजर्व है किस पर्पस के लिए वो रिजर्व बनाया हुआ है, अगर वो डिस्क्लोज किया हुआ है तो वो जो अमाउंट है वो इसमें आता है। और इसको कहते हैं हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल एज इट फुल्ली अवेलेबल टू कवर द लॉसेस, यानी कि अगर बिजनेस को लॉस हो गया है तो ये अमाउंट से वो लॉस हम भर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप ओनर का पैसा है, मतलब वो ओनर उसका पैसा, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ये रिस्क है कि आपका पूरा का पूरा अमाउंट वाइप आउट हो जाएगा। जैसे मान लो किसी ने पहले कुछ साल पहले किंगफिशर के शेयर्स लिए थे या फिर रिलायंस पावर के शेयर लिए थे, तो उसका अमाउंट अब बहुत कम हो चुका है, यानी कि उसमें रिस्क भी है। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसमें रिस्क इतना होता है कि आपका सारा का सारा अमाउंट भी चला जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं हाईएस्ट क्वालिटी। ठीक है, बिजनेस के लिए दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी शेयर, यानी कि बिजनेस लॉस में है तो ये पैसा भी उसमें जो लोगों को देना है वो दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल। अभी देखो इसमें क्या अलग अलग टाइप है, टियर 1 कैपिटल पेड अप कैपिटल है, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है, डिस्क्लोज फ्री रिजर्व यानी कि हम उसको यूज करते हैं इसलिए उसको कहते हैं फ्री रिजर्व्स। अब ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसका नाम एग्जाम में क्या आ सकता है, कुछ बैंकिंग एग्जाम जैसे IBPS PO है, SBI PO के मेंस में क्या आ सकता है कि PNCPS का मतलब क्या होता है, ये परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। IPDI इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब इनका जो नेचर होता है वो, जैसे देखो 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट। ठीक है, तो इसके बीच में भी कुछ उसको कहते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा इंक्लाइन टूवर्ड्स इक्विटी कैपिटल है वो टियर 1 में लिए हुए, तो कैपिटल रिजर्व्स है, यानी कि सेल ऑफ एसेट, यानी कि कुछ अगर प्रॉपर्टी बेच दी तो वो जो पैसा आएगा वो भी हम टियर 1 कैपिटल में इंक्लूड कर सकते हैं। अभी देखो ये मैंने डायरेक्टली RBI के जो अलग अलग
डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, बुलेटिन्स होते हैं, उसमें से मैंने लिया हुआ है। द एलिमेंट्स ऑफ कॉमन इक्विटी, ठीक है, इसको कॉमन इक्विटी भी कहते हैं, कॉमन इक्विटी T1 CET1 कहते हैं इसको, विल रिमेन द सेम अंडर द बेसल 3, ठीक है, मतलब बेसल 2 में जो था वो बेसल 3 में ही वो सेम रहेगा। तो ये कॉमन शेयर्स है, स्टॉक सरप्लस है, स्टैच्यूटरी रिजर्व्स है, कैपिटल रिजर्व्स है, अदर डिस्क्लोज फ्री रिजर्व्स एंड बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हमने जो देखा था प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व, यानी कि जो हर साल में जो प्रॉफिट होता है उसका जो बैलेंस हम मेंटेन करते हैं, वो भी जो अमाउंट है उसको टियर 1 कैपिटल में उसको हम इंक्लूड करते हैं। ये इसी में टियर 1 में ही एक होता है एडिशनल टियर 1 कैपिटल, जैसे हमने PNCPS देखा, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव, स्टॉक सरप्लस है, डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। गवर्नमेंट RBI हर बार अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को क्लासीफाई करता है कि आप इसको कहाँ पे ले सकते हैं, टियर 1 में ले सकते हैं या टियर 2 में ले सकते हैं, ठीक है। तो टियर 1 होता है वो हाई क्वालिटी का कैपिटल होता है। ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कि ये कैपिटल क्या होता है। फिर उसके बाद हम CAR देखेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या होता है, ठीक है, या इसको CRAR भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक्चुअल एग्जाम लेके एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे करते हैं। टियर 2 कैपिटल ये अनडिस्क्लोज रिजर्व है, रीवैल्यूएशन रिजर्व है, जनरल प्रोविजन, यहाँ पे डीप में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसका नाम देख लो क्या है। हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए मैंने एक आगे की स्लाइड बनाई हुई है, सबऑर्डिनेटेड डेट एंड इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स अकाउंट। अभी देखो ये टियर 2 कैपिटल में हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, हमने PNCPS देखा था, तो ये PCPS जो है परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये टियर 2 में आता है। उसके बाद RNCPS होता है रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीम यानी कि उसको रिडीम कर सकते हैं, ठीक है, उसका नाम है रिडीमेबल यानी कि रिडीम कर सकते हैं। RCPS रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, बस आप अगर इसका फुल फॉर्म भी याद रखा तो ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि ये जो है PNCPS टियर 1 में आता है और ये PCPS जो है वो टियर 2 कैपिटल में उसको इंक्लूड करते हैं। अभी बेसल 1 में एंड बेसल 2 में देखो आपको ये क्या है ना, ये तीनों के तीनों अकॉर्ड जो है या नॉर्म्स है ये आपको साथ में स्टडी करने पड़ेंगे, ठीक है। इसको हम इतने अलग नहीं कर सकते क्योंकि बेसल 3 जो है वो बेसल 2 का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। अभी देखो बेसल 1 में क्या कहा था उन्होंने कि 8% चाहिए था, यहाँ पे भी 9%, क्योंकि RBI ने 1% ज़्यादा रखा था। यहाँ पर भी बेसल 2 में सेम है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, उसमें एडिशनल टियर 1 यानी कि जो अच्छा क्वालिटी का कैपिटल है, जो रेडिली अवेलेबल इन केस ऑफ लॉस एब्जॉर्ब, कुछ अगर लॉस होता है तो उसके लिए वो स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था। टियर 1 यहाँ पे 6% मेंशन किया है RBI ने, ठीक है। ये है BCBS का नॉर्म, बेसल कमिटी, एंड ये जो है RBI का। एसेट क्लासिफिकेशन के उन्होंने सिर्फ 4 कैटेगरीज किए थे, बेसल 1 में 4 कैटेगरीज, बेसल 2 में काफ़ी सारी कैटेगरीज है अलग अलग, ठीक है, उसमें आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं। जैसे गोल्ड लोन दिया है तो उसको क्या रिस्क वेट है और वो रिस्क वेट एक्चुअली क्या होता है वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, सिंपल तरीके से सिर्फ 4 ही कैटेगरीज बनाई थी एसेट की, ठीक है। और एसेट को रिस्क वेट भी क्यों देना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एस्टैब्लिश हुआ था ये 88 में, 99 में, तो ये इम्प्लीमेंट हो गया वर्ल्ड वाइड में 1992 में, ये 2006 में, इंडिया में 93 एंड 2008 में इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ था, ठीक है। अभी बेसल 1 में क्या था, स्टार्टिंग में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, एक ही पिलर था इसका, एक ही पिलर था। लेकिन बेसल 2 में उन्होंने फिर एडिशनल पिलर्स किए थे। क्यों किए थे, क्योंकि काफ़ी सारे जो क्राइसिस हुए थे, फ्रॉड्स हुए थे, उसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने मिनिमम कैपिटल है, सुपरवाइजरी रिव्यू यानी कि रिव्यू करना है, उसके बाद मार्केट डिसिप्लिन होना है, यानी कि कुछ डिस्क्लोजर करने होते हैं, ठीक है। बैंक में एज अ मैनेजमेंट आप क्या कर रहे हो, आपके जो शेयर होल्डर्स है या गवर्नमेंट है या अदर स्टेक होल्डर्स है, उनको पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। और उसके बाद इनिशियली इन्होंने सिर्फ क्रेडिट रिस्क लिया था, लेकिन हमने स्टार्टिंग में देखा तो जो बियरिंग्स बैंक का इशू हुआ था उसकी वजह से फिर मार्केट रिस्क भी उन्होंने इंक्लूड किया था 1996 में। देखो कभी कभी ये इशू मतलब प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बेसल 1 में किस टाइप की रिस्क इंक्लूड थी, तो अगर ऐसा था तो दोनों के दोनों आप इंक्लूड कर सकते, क्योंकि बेसल 2 जस्ट आया था, लेकिन बेसल 1 में उन्होंने मार्केट रिस्क का इंक्लूजन बाद में किया था, ठीक है। इनिशियली एक ही था, जैसा क्वेश्चन होगा उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। और ये जो क्रेडिट रिस्क है बेसल 2 में, ये तीनों के तीनों जो रिस्क है इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग से ही तीनों टाइप के रिस्क उन्होंने कंसिडर किए थे। एंड यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले थे, यहाँ पे अलग अलग अप्रोच थे, हम देखेंगे आगे कि अलग अलग रिस्क के लिए अलग अलग अप्रोच उन्होंने सजेस्ट किए थे, ठीक है। अभी देखो ये है सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। आप देखते हो कि हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है 9%,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आपके पास 9 करोड़ का कैपिटल है तो इसका मतलब है आप सिर्फ 100 करोड़ का ही लोन दे सकते हैं, सारा रिस्क वेट करने के बाद। ठीक है, रिस्क वेट लगाने के अभी क्या होता है देखो, जैसे मान लो आपने बैंक ने 10 करोड़ का होम लोन दिया है, ठीक है, और अभी मान लो कि होम लोन को 50% रिस्क वेट है, तो जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो इसी को हम सिर्फ 5 करोड़ ही पकड़ेंगे, 10 करोड़ नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि दैट इज रिस्क वेटेड एसेट है। ये होम लोन को रिस्क है 50%। अभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गोल्ड लोन है 10 करोड़ का, अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसको 75% रिस्क वेट है, तो हम उसको कैलकुलेशन में 7.5 करोड़ करेंगे। तो यानी कि ये सारे के सारे रिस्क वेट लगाने के बाद जो अमाउंट आती है वो हम यहाँ पे लिखते हैं रिस्क वेटेड एसेट। सिर्फ एसेट यहाँ पे होता, सिर्फ एसेट, तो फिर हम लिखते हैं जितना एब्सोल्यूट अमाउंट है लोन का उतना लिखेंगे। अभी देखो मान लो कि ये बैंक के पास 900 करोड़ का कैपिटल है किसी बैंक के पास, तो जो बैंक है वो मैक्सिमम 10,000 करोड़ के ही लोन दे सकते हैं। जैसे आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, कैपिटल इन्फ्यूजन करना है, कैपिटल इन्फ्यूजन क्यों करना है? क्योंकि अगर किसी बैंक के पास सिर्फ 900 करोड़ कैपिटल है तो वो ये अमाउंट से ज़्यादा लेंड कर ही नहीं सकते। ठीक है, लेंड कर ही नहीं सकते। इसीलिए अगर आपको लेंड करना है तो आपको ये बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, इसीलिए ये रिस्क वेट इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि आरबीआई को पता है कि आपको अगर मान लो फॉर एग्जांपल कमर्शियल प्रॉपर्टी को लोन देना है या होम लोन को देना है, होम लोन को रिस्क वेट कम इसीलिए दिया है कि बैंक को प्रमोट करे कि आप कुछ इंसेंटिव दे दे कि आप सेम अमाउंट में ज़्यादा होम लोन दे सकते हो। ठीक है, अगर आप बैंक के पास 100 करोड़ अमाउंट है, ठीक है 100 करोड़, तो आपको अगर रिस्क वेट 100 करोड़ चाहिए तो उस केस में बैंक 200 करोड़ का लोन दे सकता है, क्योंकि क्यों, इसको 50% रिस्क वेट है। ये नंबर मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के दे रहा हूँ, अलग अलग नंबर वो एवरी बहुत बार चेंज होते रहता है। ठीक है, तो आरबीआई का सर्कुलर में अभी राइट नाउ जो है, पहले 4 ही कैटेगरी थी बेसल 1 में, अभी उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज है, 20%, 40%, 50%। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए दिया। अगर मान लो किसी का 100% वेट है रिस्क वेट, तो उसमें अगर 100 करोड़ का लोन दिया है तो उसको 100 करोड़ ही पकड़ेंगे। ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट के लिए। तो ये अमाउंट आने के बाद आपका कैपिटल उतना होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी बैंक लेंड नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए जब पेपर में न्यूज़ आता है कि कैपिटल इन्फ्यूजन करना है कैपिटल, तो बहुत स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि ये कैपिटल इन्फ्यूजन किस लिए करना है, ये क्यों करना है। अगर कैपिटल नहीं है बैंक के पास तो बैंक लेंड नहीं कर सकता, अगर बैंक लेंड नहीं करेगा तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए बीच में कुछ कुछ जो बैंक्स थी जिनका कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म अच्छा नहीं था, उनको मर्ज कर दिया दूसरे बैंक में, क्योंकि अगर वो बैंक लेंड ही नहीं कर पाएगा तो वो बिजनेस कैसे करेगा, बिजनेस नहीं करेगा तो फिर वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा। ठीक है, और कैपिटल इन्फ्यूजन कौन करता है, ओनर करता है, और पब्लिक सेक्टर बैंक का ओनर कौन है, गवर्नमेंट। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट ने कैपिटल दे दिया तो बैंक फिर लेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बैंक प्राइवेटाइजेशन क्या है, ये कोई भी अगर न्यूज़ आता है तो आपको वो न्यूज़ का पूरा क्रक समझना है, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैंने जो आपको कहा था ना कि बेसल 1 में जो 4 ही रिस्क कैटेगरी थी, देखो ये 0% यानी कि कैश एसेट है, और वो तो कैश है ना, उसको क्या रिस्क है उसमें, तो इसलिए 0% है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर कुछ क्लेम्स है तो उसमें 0% क्योंकि रिस्क नहीं है। अभी देखो 20% किस में है, जैसे मान लो IBRD है कुछ, या क्लेम्स ऑन द OECD कंट्रीज़ में कुछ अगर क्लेम्स है, तो ये अलग अलग कैश आइटम्स इन प्रोसेस ऑफ कलेक्शन। देखो इन प्रोसेस ऑफ कलेक्शन यानी कि अभी तक वो आया नहीं है, तो इसलिए 20% रिस्क दिया है, क्योंकि कुछ रीज़न से वो आ भी नहीं सकता क्योंकि उसको रिस्क है। तो इसीलिए ये जो सारी रिस्क है ये उस कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो असाइन करती है। देखो 50% है, 100% क्या है, क्लेम्स ऑन द प्राइवेट सेक्टर। 100% वेट यानी कि वो रिस्की है थोड़ा, इसीलिए उसको 100%। अभी अगर आप देखेंगे तो 150% भी है। तो आरबीआई रिस्क वेट क्यों बढ़ाता है, क्योंकि अगर रिस्क वेट बढ़ाएंगे तो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर बैंक के पास सिर्फ 150 करोड़ है, 100 करोड़ है, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो उसको 100% रिस्क वेट होगा। लेकिन अगर आप होम लोन को दे देंगे तो आप उसमें ज़्यादा लोन दे सकते हो। रिस्क वेट आपका अगर कैपिटल कम है आपके पास एंड अमाउंट आपके पास कुछ लिमिटेड है,
तो उसमें आप ज़्यादा लोन अमाउंट दे सकते हैं, आप डिपॉजिट भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा डिपॉजिट आने के बाद आप उसको लेंड करेंगे, ठीक है। डिपॉजिट का एंड कैपिटल का कोई सवाल नहीं है, डिपॉजिट कितनी भी हो जाने दो, आपके पास डिपॉजिट मान लो 1000 करोड़ है, लेकिन कैपिटल नहीं तो आप पैसा नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपके पास आप लेस रिस्क के एसेट को लोन दे देंगे तो आप ज़्यादा लोन दे सकते हैं, ठीक है, विदाउट हैम्परिंग योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो ये सारा है। अभी बेसल 2 में क्या किया उन्होंने, बेसल 2 में, ये बेसल 1 में सिर्फ एक ही था ये, तो ये किस लिए होता है, वी सीक टू रिफाइन द प्रेजेंट मेजरमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा जो स्टार्टिंग का था उसमें थोड़ा रिफाइनमेंट किया है। पिलर 2 है सुपरवाइजर रिव्यू एंड इंस्टीट्यूशंस कैपिटल एडिक्वेसी एंड इंटरनल असेसमेंट प्रोसेस, कि आप कैसे उसको एसेस करते हैं, इसीलिए हुए सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन थ्रू इफेक्टिव डिस्क्लोजर टू एनकरेज सेफ एंड साउंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस। ये डिस्क्लोजर करना है आपको, इसको आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या है, बैंक अगर बताएंगी नहीं उनके शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट को या अदर स्टेक होल्डर को वो क्या कर रही है, तो बैंक के बिजनेस में रिस्क बढ़ सकता है। तो ये है जो फर्स्ट पिलर है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें 3 टाइप के रिस्क होते हैं, एक कैपिटल क्रेडिट रिस्क है, एक मार्केट रिस्क है, एक ऑपरेशन रिस्क है। अलग अलग रिस्क के लिए आपको अलग अलग कैपिटल साइड में रखना होता है, उसको आप कैपिटल चार्ज भी कहते हैं, वो आगे हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के अलग अलग अप्रोच होते हैं, जैसे BCBS ने अलग अलग अप्रोच सजेस्ट किए हुए, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, फाउंडेशनल इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, इसको FIRB कहते हैं, ठीक है। एंड ये जो येलो किया हुआ मैंने, ये इंडिया में यूज़ करते हैं। वैसे ही मार्केट रिस्क के लिए स्टैंडर्डाइज मैच्योरिटी मेथड है, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन मेथड है, इंटरनल मॉडल्स मेथड है, इंडिया में ये मेथड यूज़ करते हैं। वैसे ही ऑपरेशनल रिस्क के लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच है, एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच है, तो इंडिया में ये यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा डीप लेवल का हो गया। तो जो स्टूडेंट्स ये रिस्क मैनेजमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या क्रेडिट ऑफिसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये आ सकता है, ठीक है। उनके लिए क्वेश्चन कैसे आएगा कि कैपिटल जो है मार्केट रिस्क के लिए, कैपिटल चार्ज के लिए कौन से मेथड्स है, आपको ये 3 मेथड्स वहाँ पे देख सकते हैं आप, और उसमें इंडिया के लिए कौन सा है, तो ये जो येलो किया हुआ है वो इंडिया के लिए असाइन किया हुआ है, ठीक है, RBI ने। तो ये थोड़ा सा इमेज आप एक बार स्टॉप करके अच्छी तरीके से ये लिख लो। तो ये है, ये एक्चुअली में IBM का ये मॉडल है, IBM का, एंड एक IIM बैंगलोर का एक क्रेडिट रिलेटेड कोर्स था, उसमें से ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये IBM ने सजेस्ट किया हुआ है कि किस टाइप का मॉडल, ये क्रेडिट रिस्क के मॉडल्स ये है एंड ऑपरेशनल रिस्क के मॉडल्स ये है, तो किस टाइप के बैंक्स के लिए कौन से मॉडल है। जैसे मान लो अगर स्मॉल बैंक है तो उसमें ये बेसिक इंडिकेटर अप्रोच होगा या स्टैंडर्डाइज अप्रोच होगा रिस्क मैनेजमेंट के लिए। अगर लार्ज इंटरनेशनल बैंक है तो उसके लिए ये या ये, एंड क्रेडिट रिस्क के लिए एडवांस इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। तो ये भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन में इस टाइप का आ सकता है कि अगर इस टाइप का बैंक है तो ऑपरेशनल रिस्क में कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए एंड क्रेडिट रिस्क के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर आप नॉर्मल बैंकिंग बैंक के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना डीप जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन RBI हो या SEBI हो या फिर आप CIB एग्ज़ाम में किसी ने रिस्क मैनेजमेंट पेपर लिया हुआ हो या BFM का पेपर है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अभी बेसल 3 में क्या, पहले ही हमने देख लिया कि ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था उसकी वजह से फिर बेसल 3 उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि जैसे जैसे देखो ये जो सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ है इंटरनेशनल लेवल की, उनको क्या है कुछ इवेंट हो जाने के बाद ही वो स्टेप्स लेते हैं। जनरली क्या है थोड़ा अगर एडवांस में, लेकिन क्या होता है अगर आप देखेंगे ना चोर पुलिस का जो गेम होता है उसमें चोर जो होता है वो ज़्यादा होशियार होता है। जैसे हर्षद मेहता के केस में, केतन पारेख के केस में, नीरव मोदी के केस में, ये जो सारे लोग थे ये दिमाग से तो बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन उन्होंने उसका यूज जो था थोड़ा डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए किया था, और वो यूज़ करने के बाद फिर गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि ऐसे लैक्यूनास थे हमारे इसमें, फिर हम ये सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट में भी थोड़े से ब्रिलियंट इस टाइप के लोग आने चाहिए कि जो थोड़ा एडवांस में सोच के अलग अलग फ्रेमवर्क्स या रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। अभी बेसल 3 में उन्होंने क्या किया कि ये बेसल 3 में देखो ये CET हमने देखा, कॉमन जो इक्विटी है Tier 1 में ये 5.51 है, ये असाइन किया हुआ है। उसके बाद एडिशनल Tier 1 कैपिटल है, ये मिनिमम Tier 1 कैपिटल ये है, ये दोनों मिला के 7%, फिर ये Tier 2 कैपिटल 2%, टोटल मिनिमम है 9%। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, एडिशनल बफर जो है वो
कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5 का प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये सारा हो जाने के बाद ये और ये, ठीक है, तो ये 5.5 ये CET1 प्लस CCB, ठीक है, CET1 प्लस CCB, क्योंकि ये हाई क्वालिटी का है। हाँ, ये भी CET लेवल का ही होता है, ठीक है, कॉमन इक्विटी टाइप का ही उसका नेचर होता है, तो इसलिए ये 8% है। और ये 9% में अगर आप ये दोनों मिला लेंगे तो 11.5%, यानी कि आज के डेट में इंडिया में जो सारे बैंक्स हैं वो ये नॉर्म्स फॉलो करते हैं, ठीक है। मिनिमम 9% है, लेकिन एडिशनल जो हमें रिस्क के लिए प्रिकॉशन लेना है उसके लिए ये टोटल 11.5 बना हुआ है। तो ये जो कंपैरिजन है बेसल 2 का बेसल 3 का, आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं। जैसे देखो कैपिटल कंजर्वेशन बफर, मैंने आगे के स्लाइड में इसको एक्सप्लेन किया हुआ, ये पहले नहीं था, ठीक है, फिर बाद में उन्होंने इंक्लूड किया। एक काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है, एक कैपिटल फॉर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है, आपने देखा होगा डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है, उसको DSIB कहते हैं, ठीक है। वो अभी इंडिया में कौन सा SBI है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, ठीक है। आप इसको स्टॉप करके जिनको थोड़ा सा एडवांस टाइप के एग्जाम का प्रैक्टिस करना है या उनका प्रिपरेशन करना है वो स्लाइड स्टॉप करके देख सकते हैं। कैपिटल चार्ज, ठीक है, मैंने पहले आपको बताया था कैपिटल चार्ज। इन बैंकिंग पार्लेंस कैपिटल चार्ज रेफर्स टू द कैपिटल रिक्वायरमेंट। कभी कभी क्या होता नहीं, ये जो टर्म्स इसको कहते हैं आप जार्गन्स, ये सुन के हमें लगता है यार ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिंपल चीज़ें होती है, एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। Capital requirement, also known as regulatory capital, capital adequacy. Capital charge is usually articulated as a capital adequacy ratio of equity and must be held as a percentage of risk weighted asset. मैंने risk weighted asset आपको क्या था वो एक्सप्लेन किया था। पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क वेटेड एसेट कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद स्टैंडर्डाइज नॉर्म कितना है 9% है, उसके हिसाब से कैपिटल मेंटेन करना होता है, अगर नहीं है तो वो लेंड नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखो कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग में उन्होंने धीरे धीरे उन्होंने सजेस्ट किया था, पहले 0.625, फिर अगले साल और 0.65, तो अभी ये 2.5 होना चाहिए। अभी ये क्या है देखो, मेजर डिसीजन टेकन रिसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोर्ड मीटिंग वॉज टू पुश बैक द डेडलाइन फॉर दी, ये जो है एडिशनल एवरी ईयर ये होता है, इज रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस अंडर द इंटरनेशनल बेसल 3 नॉर्म्स विच सेज दैट ड्यूरिंग गुड टाइम्स बैंक्स मस्ट बिल्ड अ कैपिटल बफर दैट कैन बी ड्रॉन व्हेन देयर इज अ स्ट्रेस, ठीक है। यानी कि आप जब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये बफर आपको बनाना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, रिस्क के टाइम पे जब स्ट्रेस आता है तो वो बफर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ही बफर टाइप का मनी आप भी यूज़ कर सकते हैं। जो लोगों ने ऐसा मेंटेन किया था वो लोगों का ये जो कोरोना का पीरियड था, लॉकडाउन का पीरियड था, वो पैसा वो यूज़ कर सके, उसको आप बफर कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जब अच्छा टाइम है तो कुछ सेविंग करके रखो, क्योंकि डिस्ट्रेस टाइम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो ये काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर क्या है, देखो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर is to use capital as a macro prudential instrument aimed at protecting the banking sector from the periods of excess aggregate credit growth, ठीक है। यानी कि कुछ कुछ पीरियड में क्या होता है, अगर ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ हो गई, देखो क्रेडिट देना, अगर आप लोन दे रहे हो इसका मतलब है देयर इज़ अ रिस्क, ठीक है। तो इस टाइप का अगर एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है तो उस टाइप के लिए गवर्नमेंट ने ये काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, आप इसको CCC कह सकते हैं, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, ठीक है। एंड ये जो है कैपिटल कंजर्वेशन बफर CCB, इसको भी ये जो है इसको भी 0 to 2.5% प्रिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन अभी तक इसको मैंडेटरी नहीं किया है इंडिया में, ठीक है। ये और ये जो डॉक्यूमेंट है मैंने RBI के एक्चुअली काफ़ी सारे रिपोर्ट सर्च करके उसमें से मैंने एग्जैक्टली लिया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि देखो क्या यहाँ पे क्लियरली इन्होंने दिखा, द गोल ऑफ बेसल 3 इज टू रेज द क्वालिटी, consistency and transparency of the capital base of the banks to withstand anticipated losses and to strengthen the overall risk coverage of the capital framework. In addition to revising minimum capital ratio requirement for credit risk, Basel III also introduced the capital conservation buffer यानी कि CCB and a counter cyclical capital buffer, ठीक है। आपको बस इसका फुल फॉर्म भी पता हो या ये कितना परसेंटेज प्रिस्क्राइब किया है ये भी अगर पता हो तो बहुत मतलब आपका पढ़ाई अच्छा है, अगर आप नॉर्मल बैंकिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। लेकिन JIB के लिए या फिर RBI के लिए या फिर क्रेडिट स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो या रिस्क हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस टाइप का प्रिपरेशन करना होता है, ठीक है। अभी देखो इन्होंने ये भी एक डॉक्यूमेंट है उन्होंने दिया था, द एम ऑफ द काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर
regime is twofold. First, it requires banks to build up a buffer of a capital in good times, which may be used to maintain flow of credit to the real sector in difficult times. And secondly, it achieves the broad macroprudential goal of restricting banking sector from indiscriminate lending in the periods of excess credit growth that have been associated with the building up of a system wide risk. सिस्टम वाइड रिस्क यानी कि सब लोग उसको लोन दे रहे हैं, सब लोग लोन दे रहे हैं सबको, मतलब क्रेडिट ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा है, तो उस टाइप पे रिस्क होता है कभी भी डिफ़ॉल्ट होने का। तो इसलिए उसको भी कहते हैं कि आप माइक्रो प्रूडेंशियल गोल मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना है, इसीलिए अलग अलग टाइप के बफर सजेस्ट किया हुआ है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे ना तो ये बैंक को ही ये सारा बेसल नॉर्म लागू है, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन को नहीं है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, अगर आप इतना रिस्ट्रिक्शन डालेंगे बैंक को, ये CRR मेंटेन करो, SLR मेंटेन करो, उसके बाद ये कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करो, तो बैंक के पास जो पैसा है बिजनेस करने के लिए वो बहुत कम बचता है। तो इसकी वजह से बैंकिंग अभी एक्चुअली रिस्की हो गया है, बैंकिंग बिजनेस करना, क्योंकि काफ़ी सारे रेगुलेटरी उस पर नॉर्म्स गवर्नमेंट ने, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लगा हुए हैं। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि अभी बैंकिंग जो बिज़नेस है इतना प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर किसी बड़े मतलब जो बिज़नेस हाउसेस है, अगर उनके पास पैसा है तो बैंक नहीं एस्टैब्लिश करेंगे, वो दूसरा कुछ बिज़नेस कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको ये बेसल 1, 2, 3 को लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। अगर आप देखो आगे, मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके इस टाइप के जो रिस्ट्रिक्शन डाले हुए बैंक पे, उससे भी अलग टाइप का रिस्क होता है, ठीक है। मतलब आपको जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, उसमें एक फीचर या ऐसा मतलब एक नॉर्म होता है कि अगर आप ज़्यादा किसी को कहेंगे रिस्क मत लो, रिस्क मत लो, रिस्क मत लो, ठीक है, तो रिस्क नहीं लेना ये भी रिस्क है। आपने वो स्कैम देखा था, उसमें क्या था, रिस्क है तो इसक है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो रिस्क भी लेना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं रिस्क लेना वो भी रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना वो रिस्की है। इसलिए आपको जो हम बोलते हैं ना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिस्क क्या है, वो मतलब वो एक्चुअली इतना, हम उसको कहेंगे कि कुछ फार्मूला नहीं होगा उसका, उसको हम कहेंगे दैट इज़ आर्ट भी है, वो साइंस भी है। आर्ट यानी कि हर एक का जजमेंट होता है उसमें, ठीक है, उसको कहेंगे जजमेंट। अगर वैसे अगर फार्मूला होगा तो फिर सब लोग सेम तरीके से चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक का जो बैंक मैनेजमेंट है उनका खुद का जजमेंट होता है कि कितना मेंटेन करना है। अगर आप देखेंगे आज के डेट में तो अलग अलग बैंक्स के अलग अलग कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है, CD रेशो अलग अलग बैंक का अलग अलग है, क्योंकि उनका परसेप्शन, उनका विजन अलग है। तो इसीलिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बहुत रिस्ट्रिक्शन डालेंगे बैंक पे तो फिर बैंकिंग बिजनेस हो वो और रिस्की हो सकता है, ठीक है। अभी लीवरेज रेशो, एक लीवरेज रेशो भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो एन अंडरलाइंग कॉज ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वाज द बिल्डअप एक्सेसिव ऑन द ऑफ बैलेंस शीट लीवरेज। ऑफ बैलेंस शीट आइटम मतलब क्या होता है कि अगर मान लो बैंक गारंटी है या लेटर ऑफ क्रेडिट है, ये जो फिगर होती है ना, ये बैंक के बैलेंस शीट में नहीं आती है, इसको ऑफ बैलेंस शीट कहते हैं। अगर बैंक गारंटी किसी ने, अगर मान लो वो जैसे गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको अप्लाई करना होता है तो आपको बैंक गारंटी देनी होती है, जैसे 50 करोड़ की बैंक गारंटी। तो वो कॉन्ट्रैक्टर ने अगर काम नहीं किया तो बैंक को 50 करोड़ पैसा देना पड़ता है। तो जब वो इशू करेगा बैंक गारंटी तो वो 50 करोड़ बैंक के बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वो अलग से रहेगा, उसको कहते हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम नहीं किया एज पर द स्टैंडर्ड तो फिर बैंक को वो पैसा देना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम होते हैं वो बैलेंस शीट में दिखते नहीं, लेकिन वो रिस्की होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी, और काफ़ी सारे अलग अलग डिफ़ॉल्ट स्वैप्स है, CDS है, या अलग अलग उसको एग्जॉटिक ऑप्शन जो होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी रिस्क हो जाती है। तो इसलिए ये लीवरेज रेशो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ था, ठीक है। तो ये आप जिसको इसमें इंटरेस्ट है या इस टाइप का पढ़ाई उनको लिए ज़रूरी है, आप ये पढ़ सकते हो। मैंने काफ़ी रिसर्च करके RBI के रिपोर्ट से ये स्लाइड्स बनाई हुई है, ठीक है। तो अभी क्या है ये लीवरेज रेशो, मतलब क्या है कि लीवरेज रेशो डिफाइन एज द कैपिटल मेजर डिवाइडेड बाय द एक्सपोजर मेजर, ठीक है। मतलब आपका एक्सपोजर कितना है एंड उसके कंपैरिजन में आपके पास कितना कैपिटल है, ठीक है, उसको कहते हैं लीवरेज। लीवरेज यानी कि देखो, लीवरेज के लिए ना आप टर्म ऐसा देख लो कि मान लो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। कभी कभी आपको पता होगा कि डेरिवेटिव्स मार्केट में, फ्यूचर्स में क्या है ना, आप कम अमाउंट पे ज़्यादा अमाउंट देख सकते हैं, ठीक है। कम अमाउंट है आपके पास, मान लो 1 करोड़ रुपए,
तो आप कुछ फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड 100 करोड़ का भी कर सकते हो, उसको कहते हैं लिवरेज, यानी कि कम कैपिटल पे ज़्यादा बिजनेस करना, ठीक है, कम कैपिटल पे ज़्यादा बिजनेस, उसको कहते हैं लिवरेज। तो ये लिवरेज के वजह से भी जो बैंक ज़्यादा रिस्क लेती है उसकी वजह से भी ये सिस्टमेटिक रिस्क हो सकती है, ठीक है। तो आरबीआई डायरेक्टेड बैंक्स टू एन एवरेज लिवरेज रेशो जो 3.5% होना चाहिए, यानी कि अगर आप 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास 3.5 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, लीवरेज रेशो इसको कहते हैं। एंड जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है उसके लिए ये 4.5% है, क्योंकि वो बहुत बड़ी बैंक है तो उसके लिए एडिशनल अमाउंट सजेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये है LCR, लिक्विडिटी कवरेज रेशो, ठीक है। उन्होंने क्या क्या है, देखो ये जो है ना, कुछ हमारे पास जो SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है वो बाकी बहुत सारे कंट्रीज में नहीं भी है, ठीक है। इसलिए ये आरबीआई की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, SLR एंड हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स अंडर LCR आर लार्जली द सेम, ठीक है। इसलिए हमारे इंडियन बैंक्स के लिए ये ज़्यादा मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ बैंक्स में SLR का कंसेप्ट है ही नहीं, कुछ कुछ कंट्री में। हमारे लिए ऑलरेडी पहले से ही ये मेजर रखा हुआ है। ये क्या है, ये रिस्क मतलब अवॉइड करने के लिए मेजर्स है, लिक्विडिटी कवरेज रेशो, यानी कि आपके पास हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होने चाहिए। लिक्विड एसेट यानी कि मैं आज के आज या 1-2 दिन में उसको बेच के पैसा ला सकता हूँ, उसको कहते हैं लिक्विड एसेट। ये है LCR, लिक्विडिटी कवरेज रेशो। उसी तरीके से ये है, उसका थोड़ा अपोजिट है, नेट स्टेबल फंडिंग रेशो वेर प्रिस्क्राइब बाय द, इसमें देखो ये क्या है, देखो मिनिमम स्टैंडर्ड लिक्विडिटी। LCR promotes short-term resilience of bank to potential liquidity disruption by ensuring that they have sufficient high-quality liquid assets to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. ये short term के लिए है. The net stable funding ratio NSFR promotes resilience over a longer term time horizon by requiring banks to fund their activities विथ मोर स्टेबल रिसोर्सेज ऑफ फंडिंग ऑन ऑनगोइंग बेसिस। यानी कि अगर आपको किसी को फंडिंग करना है तो आपके पास जो पैसा है वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जैसे मान लो आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट आ गए और उसने आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके जो फंडिंग रिसोर्सेस है वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, लॉन्ग टर्म होने चाहिए। अभी ये रेशो क्या है, NFSR इज डिफाइंड एज द अमाउंट अवेलेबल स्टेबल फंडिंग। आपके पास कितनी अवेलेबल स्टेबल फंडिंग है, स्टेबल फंडिंग यानी कि लॉन्ग टर्म, रिलेटिव टू द अमाउंट रिक्वायर्ड। तो ये रेशो है अवेलेबल कितना है, रिक्वायर्ड कितना है, और ये 100% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास बैंक के पास जो फंड है अवेलेबल वो लॉन्ग टर्म और स्टेबल होने चाहिए। जितने लॉन्ग टर्म स्टेबल है उतने बैंक के स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है, ठीक है। और ये DSIP का मैंने पहले बताया था, ये बैंक्स ऐसी होती है टू बिग टू फेल, ठीक है। A bank is a systematically important bank due to its size, cross-jurisdictional activities, complexity, lacks of substitutability, यानी कि उसको हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे SBI बैंक है, ठीक है, उसको हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। जैसे बाकी सारे बैंक्स हैं, आप देखेंगे इसको मर्ज होगा, उसको मर्ज हो गया, लेकिन SBI जो है उसको हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। वो इंपॉर्टेंट बैंक है और उसका GDP का जो साइज़ है वो 2% के आसपास है, ये उसके नॉर्म्स है। तो ये नॉर्म्स में कौन सी बैंक्स आती है, SBI है, ICICI, HDFC, यानी कि ये पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक्स है, ठीक है। तो ये हो गया DSIP। अभी उसमें उन्होंने 4-5 कैटेगरीज की हुई है बकेट में, बकेट 1, 2, 3, 4। तो ये SBI जो आता है ये बकेट 3 में आता है, तो उसको उतना कैपिटल एडिशनल रखना पड़ेगा, ठीक है। एडिशनल कॉमन इक्विटी यानी कि अच्छा क्वालिटी का जो कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल है, ठीक है, उस टाइप का कैपिटल मेंटेन करना होता है। एंड ICICI एंड HDFC के लिए ये 0.2% रखना होता है, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट जो कंसेप्ट है, अगर आप कोई भी रिस्क मैनेजमेंट का पढ़ेंगे तो उसमें ये VR नाम का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो ये है VR इज नंबर indicating the maximum amount of loss with a certain specific confidence level a financial position may incur due to some risk। बस इतना ही आपको याद रखना। VR मतलब क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस, इतना लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका बाकी का डॉक्यूमेंट मैंने लिया, वो काफ़ी टेक्निकल हो जाएगा, उसमें काफ़ी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है। बस आपको ये जानना है वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। देखो आपको कभी भी कुछ भी ओरिजिनल पढ़ना है ना, तो आपको RBI के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है एंड आपको ये ओरिजिनल टर्म्स विथ ओरिजिनल डेफिनेशन आपको मिलेंगी। वहाँ पे उसका हिस्ट्री भी दिया होगा, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया है।
तो इसको कहते हैं डीप स्टडी। अदरवाइज आप कोई भी यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे, किसी से भी पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप इस तरीके से, हम कहते हैं ना, अच्छे स्टूडेंट नहीं बनेंगे जब तक आप खुद वेबसाइट पे जाके स्टडी नहीं करेंगे। अदरवाइज बेसिक जो क्लरिकल एग्ज़ाम है उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छा कुछ बनना है, IBPS PO, SBI PO, या फिर नाबार्ड है, सेबी है, IRD है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, तो आपको एक डीप स्टडी खुद जाके डॉक्यूमेंट लेके, सिर्फ वीडियो से काम नहीं बनेगा, ठीक है। इस टाइप का स्टडी कौन करता है? 1-2% लोग करते हैं और वही सक्सेस होते हैं, और बाकी सारे लोग बस सिर्फ यूट्यूब पे ही टाइम पास करते रहेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है, बस 6 महीना आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है, अदरवाइज काफ़ी रिस्क है, ठीक है। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर वेरियस एग्जामिनेशन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अदरवाइज़ मैंने काफ़ी डिटेल में, हम उसको कहते हैं ना, हम जैसे क्लास में पढ़ाते देखो टीचर, मैं उसी तरीके से, ऐसा कि आप सामने बैठे हो मेरे, और मैंने आपको सिंपल एंड लेमैन लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, उसकी पीछे की भी हिस्ट्री भी एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। तो देखते हैं मैं इससे रिलेटेड और कुछ भी वीडियो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर वेरियस अपकमिंग एग्जामिनेशंस।